तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन, राइट। तो ग्रेविटेशन अच्छा चलो, ग्रेविटेशन पढ़ाने से पहले आप लोग से एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। ये आप लोग की अर्थ हो गई और मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग अर्थ पर कहाँ पर हैं? यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है? आप लोग अर्थ पर कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पर हैं? मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि अर्थ पर आप लोग यहाँ हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या अर्थ के अंदर है, कहाँ पर है आप? तो बच्चों क्वेश्चन ये था मेरा कि आप अर्थ पर हम लोग कहाँ पर हैं। अब मैंने दूसरा डायग्राम भी बना के, भाई नहीं आ रहा समझ में तो चलो ऐसा बना कि क्या इस पोजीशन में। तो ये तो आपने अर्थ को काट दिया हाफ, इस पोजीशन में तो नहीं है, और इस पोजीशन में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब पोजीशन में रहे, हर जगह पर लोग हैं। ये पोल की पोजीशन पहुंचती है यहाँ पर, कहीं रशिया हो गया, कहीं इंडिया हो गया, हर पोजीशन पर। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो उल्टा गिर जाएगा सर, ये तिरछा रहेगा, ये भी गिर जाएगा, ये बार खड़ा रहेगा, ये कैसे संभालेगा, ये कैसे, ये आता है आप लोग के मन में। पर नहीं, यही तो बात है। एक्चुअली में क्या है कि अर्थ जो है उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर, अपने मास की वजह से। तो अर्थ इसके ऊपर भी एक्चुअली फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है, इसके ऊपर सब पर फोर्स लग रहा है टुवर्ड सेंटर। इसलिए सब लोग अर्थ सरफेस पर हैं, और सबके ऊपर एक्चुअल में यहाँ पर पूरा इस तरीके से एटमॉस्फेयर है। अर्थ के अराउंड पूरा एक ब्लैंकेट है, किसका? एटमॉस्फेयर का, जिसमें गैसेस है। मतलब हर व्यक्ति यदि ये सिर उठा के देखता तो इसको भी आसमान दिखाई देता है, सिर झुका के देखता तो जमीन दिखाई देती है, इसलिए अपने आप को सीधा समझ रहा है। ये भी सिर उठाकर देखता तो ऊपर आसमान और नीचे जमीन, इसको भी ऊपर सिर उठाकर देखता तो स्काई दिखता और नीचे जो है वो अर्थ दिखाई देती है, इसलिए ये अपने आप को सीधा समझ रहा है। ये भी सिर उठाता है तो ऊपर स्काई है, एटमॉस्फेयर है, और नीचे जो है वो अर्थ है, इसलिए ये भी अपने आप को सीधा समझ रहा है। ये भी सिर उठाकर देखता है तो इसको आसमान दिखाई देता है और नीचे जमीन, इसलिए अपने आप को ये भी कैसा समझ रहा है? सीधा समझ रहा है, राइट। लेकिन यदि अर्थ अपना ग्रेविटेशन यदि छोड़ दे और सबके पास में मोबाइल है या दूर दूर हो जाए, तब उनको समझ में आएगा कि हम तो एक दूसरे के उल्टे थे भाई। तो हर पोजीशन पर अर्थ पर लोग हैं, और ये लोग जो हैं वो किसकी वजह से हैं? ग्रेविटेशन की वजह से, राइट। तो बच्चों एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जिस दिन, जब तक ये दुनिया चल रही है, जब तक ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है तब तक है। जिस दिन ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा उस दिन दुनिया उड़ जाएगी। चाहे वो पहले भी जब कभी हुआ था, डायनासोर वायनासोर जो पूरे सब निपट गए थे, उसका रीज़न था ग्रेविटेशन का खेल। जो आपके ऊपर जो आसमान से जो बड़े बड़े पत्थर, आपको मालूम है पूरे यूनिवर्स में पूरे बड़े बड़े स्टोन्स जो है वो पूरा सब रिवॉल्व कर रहे हैं। उनमें से एक आप बोल सकते हो मून, वून भी बोल सकते हैं, सैटेलाइट सब है, बहुत सारे ढेरों। और यदि वो सब फेल हुए और आकर अर्थ पर आएंगे, कोलिजन होगा और वहाँ से सब गड़बड़ होगा। जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स है आपको संभाल के रखा हुआ है, सन जो है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सन हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। हमेशा इफेक्ट छोटी चीज को होता है। हो क्या रहा है यहाँ पर? सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और अर्थ उतना ही फोर्स सन पर लगा रही है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि सन अर्थ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रही तो अर्थ भी 10 न्यूटन लगा रही है, पर इफेक्ट होता है हमेशा स्मॉल बॉडी को। यदि बच्चा और उसके पापा दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, इफेक्ट बच्चे को होगा, वो मूव कर जाएगा।
तो हमेशा जो मूवमेंट होता है वो स्मॉल बॉडी का होता है। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? अर्थ के ऊपर। अर्थ इसलिए कहाँ गिर जानी चाहिए? सन पर क्यों नहीं गिर रही है? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पर, और सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी दूसरे फोर्स से कन्वर्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर ये जो 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरा यदि कन्वर्ट हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो अर्थ क्या करती रहेगी? रिवॉल्व करती रहेगी, सन की तरफ नहीं जा रही है, खींच नहीं पा रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्व होने के लिए उसको केवल कितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था? 9 न्यूटन। और मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा? 10 न्यूटन। तो फिर 1 न्यूटन क्या बचा? एक्स्ट्रा बचा। तो फिर तो क्या होगा? ये सन है, ये अर्थ है, और कितना रिवॉल्व करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 9। 1 न्यूटन बचा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर उस 1 न्यूटन के कारण तो ऐसे ऐसे करते हुए अर्थ कहाँ पहुंच जाएगी? सन पर अट्रैक्ट कर लेगा। तो बिल्कुल नहीं बचता है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए बरसों से अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व करती आ रही है। तो चलिए बच्चों, एक थोड़ा जनरल था, एक डिस्कशन था। अब अपन मेन स्ट्रीम पर आते हैं, अपने सिलेबस पर आते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको पढ़ाना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट मुझे बताना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो देखो, एक बॉडी है, मास है m1, एक मास m2, और दोनों के बीच का सेपरेशन r। तो प्रैक्टिकली न्यूटन ने, अब ये ग्रेविटेशन चैप्टर आते तो कभी कभी बच्चों की वो मस्ती भी ध्यान आ जाती है, वो जोक भी आ जाता है जिसमें बच्चे बोलते हैं, मैंने पढ़ा है वो जोक एक्चुअली में। तो बोले वो न्यूटन जो है वो एक्चुअली में शायद ऐसा कुछ उसमें जोक में था कि वो ट्री के नीचे बैठा हुआ था, उसके ऊपर एप्पल गिरा। फिर वो न्यूटन के ऊपर जब गिरा तो उसने सोचा ये एप्पल मेरे ऊपर क्यों गिरा, नीचे क्यों आया ये। वहाँ से उसने कुछ सोचा और न्यूटन लॉ बना दिया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चे जो थे बोल रहे थे क्या यार ये एप्पल गिरा, पेड़ ही गिर जाता, ना न्यूटन रहता, ना लॉ बनता, ना हमको पढ़ना पड़ता। तो ऐसा मैंने वो जोक देखा है कि क्यों जिंदा रह गया, ऐसे इतने सारे लॉ बना दिए। बहुत बड़ा साइंटिस्ट वाकई में, उसने हर फिजिक्स की हर फील्ड पर उसने रिसर्च किया है। पर यहाँ पर ग्रेविटेशन में तो उसने जो लॉ दिया है वो ये है कि यदि 2 बॉडीज हैं, उनके मासेस m1 m2 हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसके अलावा बच्चों 12th में तुम लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इस तरीके से आप मैग्नेटिज्म देखेंगे, उसमें भी दोनों तरीके का, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो डिपेंड करता है पोल्स पर। यदि लाइक पोल्स होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, और अनलाइक पोल्स होते हैं तो अट्रैक्शन। ऐसे चार्जेस में जब लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the gravitational force between the two bodies is directly proportional to the product of their masses, and second inversely proportional to the square of distance between them. ये दो चीज उसने ऑब्जर्व की, उस बेसिस पर लॉ दे दिया। According to Newton's law of gravitation, the gravitational force between the two bodies is directly proportional to, or the force of attraction between the two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Thus, यदि इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो F is directly proportional to m1 m2 by r square। बच्चों एक चीज समझनी चाहिए, थोड़ा सा आप लोग केवल लॉ भर सुन लेते हो, रट लेते हो। एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या। यदि मासेस ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, और प्रोडक्ट बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा।
मतलब यदि दो छोटी बॉडी है, लाइट बॉडीज हैं, और जितने डिस्टेंस में लाइट बॉडीज है उतने ही डिस्टेंस में यदि हैवी बॉडीज है सेम डिस्टेंस पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ ज्यादा होगा? जो हैवी बॉडीज है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इन बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो स्वाभाविक यदि ये 1 kg और 2 kg का आप प्रोडक्ट करो तो 1 × 2 आएगा, लेकिन यदि 3 kg और 4 kg इनका प्रोडक्ट देखो 12 आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होता है। इसीलिए तो अपन लोग अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ से एक्चुअली हमारे ऊपर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो हमारा मास जो है हमारे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी ना, जहां हमारा मास कंसंट्रेट है m1, और अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, अर्थ का मास कहाँ कंसंट्रेट है? सेंटर पर। तो हमारे और अर्थ के बीच में क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया r। ये मिनिमम डिस्टेंस है क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस पर है, और इसलिए फोर्स कैसा लग रहा है हम पर? मैक्सिमम। लेकिन हम जितना अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, और एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाएंगे। तो जो लोग सैटेलाइट से जाते हैं एक्चुअली में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करते हैं ना, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r²। यदि हम इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं कैपिटल G। अब मैं फिर से वो बात करूं, जरूरी है ये थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे जो है बस रटते हैं एक्चुअली में सारी चीजें, उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों है। ये कैपिटल G कहाँ से आया, क्यों आते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपने अच्छा वाला यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा था, इक्वल करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा एक जगह नहीं, बहुत सारे लॉ हैं, सब जगह पर ऐसा होता है, सब जगह दिमाग में आता है, और सब जगह ये कांस्टेंट्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो क्यों होती है, कहाँ से आती है? प्रैक्टिकल बेसिस पर बोलते हैं, टीचर बोलते थे प्रैक्टिकल बेसिस पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल बेसिस पर मान लीजिए ये 1 kg वाली बॉडी है, ये 2 kg वाली बॉडी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब इनके बीच में प्रैक्टिकली कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको मेजर करके देखते हैं। जितना मान लीजिए कांस्टेंट जो है वो k हो गया, g लिखा, अब इस g की वैल्यू कितनी होगी ये कैसे डिसाइड होता है? तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना भी लगता है उसको मेजर करके देखते हैं, और उसको यहाँ पर रखते हैं और डिवाइड करते हैं किससे? मासेस से, 1 × 2, और डिस्टेंस उनके बीच का 1² कैपिटल G। उसको सॉल्व करके देखते तो कैपिटल G की वैल्यू आती है 6.67 × 10⁻11। ऐसा उनने कई प्रैक्टिकल करके देखा, कई बॉडीज ले ली, डिफरेंट डिफरेंट मासेस लिए, उनके बीच के डिस्टेंस चेंज करके देखे, बार बार यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखी, और जब कैपिटल G की वैल्यू निकाल रहे सब में कैसी आ रही है? सेम। तो इसलिए बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। तो यदि हम यहाँ पर बॉडीज के मासेस की वैल्यू रख दें, उनके बीच का डिस्टेंस रख दें, और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रख दें, तो जो भी आंसर आएगा एक्चुअल में उतना फोर्स प्रैक्टिकली देखा गया लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किसके बेसिस पर बताई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। तो इस कैपिटल G जो है इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट? यह है एक्चुअली में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यदि हम इसको डिफाइन करें तो कैसा होगा? भाई हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है? F = G m1 m2 by r²। कभी भी आपको किसी क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना है, जैसे कैपिटल G को ही आपको डिफाइन करना है, तो पहले तो आप कैपिटल G के लिए फॉर्मूला बना लीजिए, तो G को छोड़कर बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू ऑफ G। तो इसका मतलब G इज इक्वल टू आ गया F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब जिस चीज को आपको डिफाइन करना है उसको राइट हैंड साइड पर कोई एक मेन क्वांटिटी, कोई एक मेन फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल कर दीजिए। अब ये इक्वल कब आएगा? जब बाकी क्वांटिटीज कैसी होंगी? 1। तो यहां पर G को आप इक्वल कर दीजिए F से। अब ये G इज इक्वल टू F कब आएगा? जब इन वैल्यूज को आप क्या कर दोगे? 1। तो ये इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg और r की वैल्यू 1 मीटर, यदि ऐसा आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, है ना? तो बिल्कुल सिंपल इन वैल्यूज के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप सिंपल आपका आंसर होगा इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स? उन टू बॉडीज के बीच का जिनका मास कैसा है? 1 kg और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो दोनों बॉडीज जो 1 kg की होंगी, 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा जाए, उनके बीच में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक सिंपल हमेशा की डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन आप इतनी सारी डेफिनेशन कहाँ रटोगे भाई, कैसे रटोगे? तो एक सिंपल सा तरीका है, आप फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। फॉर्मूले के बाद में किसी भी जिस क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना है उसको एक किसी मेन क्वांटिटी के इक्वल करिए। वो इक्वल करने के लिए बाकी क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा? आपको 1 1 1 1 करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहीं पर आपको डिफाइन करना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप बहुत सिंपल बोल सकते हैं इफ टू बॉडीज हैविंग 1 kg मास are kept 1 meter apart, then the gravitational force between them is called universal gravitational constant. If two bodies having mass 1 kg are kept 1 meter apart, then the gravitational force between the bodies is called universal gravitational constant. तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी देखा, 1 kg बॉडी ली, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। उसी बेसिस पर कैपिटल G की वैल्यू बताई है। तो बच्चों इस बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी कैपिटल G की। सेकंड, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि कैपिटल G का आपको फॉर्मूला पता है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो कैपिटल G इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, mlt माइनस 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 m स्क्वायर हो जाएगा, एक m कैंसिल हो गया, कैपिटल G इज इक्वल टू m माइनस 1 एल क्यूब t माइनस 2। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप यूनिट बता सकते हैं इन सीजीएस सिस्टम। आपको दिख रहा है यूनिट, इस फॉर्मूले के बेसिस पर बता सकते हैं या डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर? यहां के बेसिस पर क्या जाएगा? सीजीएस बोल रहा हूं मैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और यही चीज यदि मैं एसआई सिस्टम में पूछूंगा तो क्या बोलोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यदि मैंने आपको यहाँ वैल्यू बोली है कैपिटल G की, तो कितनी होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। कौन से सिस्टम में ये? SI में। तो यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। राइट? क्लियर? तो बच्चों प्रैक्टिकली देखा गया अर्थ का जो रेडियस है वो मेजर किया गया, वो कितना आता है? 6400 किलोमीटर। ये अर्थ का रेडियस होता है, ये आपको रटना पड़ेगा। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, तो कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। अब नेक्स्ट जो आपको मुझे हेडिंग करनी चाहिए वो बतानी चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेम से ही आपको समझ में आ रहा है ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है
कभी भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है उसमें, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यदि कोई बॉडी है, मान लीजिए यहां पर ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर अर्थ क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का मास है m, अर्थ का मास, सपोज बॉडी का मास है m, कोई बॉडी है उसका मास है स्मॉल m। अर्थ का मास मान लीजिए कितना है, कैपिटल M, और जो कि कहां पर कंसंट्रेट होगा, सेंटर पर, क्योंकि अर्थ लगभग स्फेरिकल है ना, और स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सेंटर पर। तो मान लीजिए अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M, और कोई बॉडी है उसका मास है स्मॉल m। यदि इस वक्त यदि मैं आपसे बात करूं कि इस बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो आप निकाल सकते हैं। जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर यदि आप देखें तो F इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, यही बोलेंगे आप। मान लीजिए अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R, तो यहाँ R स्क्वायर होगा क्योंकि आपने अर्थ सरफेस पर रखा है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं स्मॉल m को, या आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है कि नहीं। जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे निकालोगे आप। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, जिस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, जिसके ऊपर फोर्स लगाया आपने। ये बॉडी जो है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन m। तो यहां पर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Gmm बाय R स्क्वायर अपॉन स्मॉल स्मॉल m कैंसिल। तो आप देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, A इज इक्वल टू G इंटू m अपॉन R स्क्वायर। और इसी एक्सेलरेशन को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसलिए हम लोग इसको A से ना कर सकते, किससे डिनोट करते हैं, बाय स्मॉल g। तो ये जाएगा स्मॉल g, ये जाएगा स्मॉल g। तो कुल मिलाकर बच्चों अपन ने क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। व्हाट इज कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ। व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। तो आपको, आपने हेडिंग दी थी शायद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नेक्स्ट आपका होना चाहिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो बच्चों ये स्मॉल g की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब जगह नहीं है। डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर स्मॉल g की वैल्यू डिफरेंट है। ये जो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये कहां पर होती है, एट 45 डिग्री लैटिट्यूड एंड एट सी लेवल। बाकी डिफरेंट प्लेसेस पे स्मॉल g की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। इसके बाद बच्चों मुझे तुम लोग को बताना चाहिए रिलेशन, सॉरी मास ऑफ अर्थ। अर्थ का वेट कैसे पता किया होगा, या चलिए वेट से पहले यदि मैं आपसे, ठीक है पहले यही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं अपन, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कैसे पता किया गया है, इसी रिलेशन से किया गया है। हमको मालूम है कि स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल g 9.81 अप्रॉक्स लिया गया है, तो रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये होता है अर्थ का मास, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। इसके अलावा यदि अर्थ की आपसे डेंसिटी पूछी जाए तो आप सबको पता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अर्थ लगभग स्फेरिकल है, तो डेफिनेटली डी इज इक्वल टू एम अपॉन वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पर आप
मास की वैल्यू रख सकते हैं 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 क्यूब। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 5500 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को आप बोल सकते हैं 5.5 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। यह अर्थ की डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब बाहर आप ग्राउंड पर जाएं और एक गड्ढा डेवलप करें, कितना बड़ा, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड भी 1 मीटर और डेप्थ भी कितनी, 1 मीटर। तो स्वाभाविक उससे मिट्टी निकलेगी। जितनी मिट्टी निकलेगी, जितनी सॉइल निकल रही है, उसका वेट ले लीजिए। वेट क्या होता है, m इंटू जी। उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, g से, तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। भाई आपकी जो भी मिट्टी आपने निकाली है वो कितने वॉल्यूम की निकाली है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। और जब उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और वेट आपने ले लिया तो वेट हो जाएगा m इंटू जी। तो स्वाभाविक है यहाँ g को डिवाइड कर दिए तो मास आ जाएगा। किसका मास आ रहा है, यूनिट वॉल्यूम का, उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, बाहर कहीं पर आप ग्राउंड पर गड्ढा खोदिए 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, उसका वेट लीजिए, डिवाइडेड कीजिए जी से, तो मास आना चाहिए 5500 kg। लेकिन बच्चों मैं बोल जरूर रहा हूं, पर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो नहीं आएगा ये। उस वक्त आप बोलेंगे ये तो अपन थ्योरी मतलब बुक में गलत पढ़ते हैं, बुक में अलग लिखा हुआ, प्रैक्टिकली अलग चल रहा है। नहीं, आप रेडियस भी जो बोल रहे हैं एवरेज रेडियस बोल रहे हैं, हर जगह अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, फ्लैटेड है। ऐसी इक्वेटर पर उसका रेडियस सबसे ज्यादा है और पोल पर सबसे रेडियस कम है। इस तरीके से रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेडियस। ऐसी है एवरेज डेंसिटी है, क्योंकि आपने बाहर ग्राउंड पे गड्ढा खोदा तो ठीक है, वहां का वेट लिया, मास निकाला, यूनिट मास, हो सकता है वो 2500 आ जाए, बहुत कम आ जाए। लेकिन जरा सोचो कहीं पर रॉक है, पहाड़ है, और वो पहाड़ को जब आपने काटा 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब, तो पता चला उसका मास कितना आ गया, 9000 kg आ गया। यूनिट वॉल्यूम का कितना आ गया, 9000। फिर ऐसे आपने कहीं पर पानी कर लिया, पानी है समुद्र में, वो भी तो अर्थ पे ही है, उसके यूनिट वॉल्यूम का बोलोगे तो 1000 kg पर मीटर। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मास आएगा, यूनिट वॉल्यूम का मास अलग अलग आएगा, पर एवरेज मास जो बोला जाता है वो होता है 5500 kg पर मीटर क्यूब। इसलिए एवरेज डेंसिटी है। तो अर्थ की एवरेज डेंसिटी होती है 5500 kg पर मीटर क्यूब, कहीं ज्यादा कहीं कम, एवरेज जो है वो ये रहेगी। राइट, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर तो डिफरेंट है ही, पर इसके अलावा हाइट पर जाने पर भी चेंज हो रही है और डेप्थ में जाने पर भी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्या रीजन है, अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन को पढ़ना चाहिए वेरिएशन इन स्मॉल जी। राइट, तो फर्स्ट अपन देखते हैं वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड। तो फर्स्ट अपन डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट अपन बोल रहे हैं वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड विथ हाइट। सेकेंड वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू चेंज। माइंस में दिए जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी, पहाड़ों पर जाओगे, हाइट पर जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी। और इसके अलावा इक्वेटर से यदि आप चलना स्टार्ट करो पोल्स की तरफ तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी, और उसके डिफरेंट रीजन से अपन ग्रेजुअली देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड, हाइट। तो बच्चों यदि मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन करूं, ये मान लीजिए अर्थ है और ये हो गया अर्थ का सेंटर, ये अर्थ की रेडियस, यहां पर बॉडी है सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर है एट ए। यदि बॉडी अर्थ सरफेस पर है तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ ये रिलेशन कैसे बना, तो आप सिंपल बताएंगे कि इस बॉडी का जो वेट है होगा वो mg और इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gmm/r²। इसी से बना है भाई। इस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स F कितना लग रहा है, Gmm/r²। और इस बॉडी का जो वेट है वो वेट कितना बोलोगे, तो बॉडी का मास इनटू ऑफ g, ऐसा बोलोगे आप। अब ये वेट एक्चुअली में है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है भाई। मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा है मतलब फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी की वजह से है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F। W इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, F। मतलब mg इज इक्वल टू क्या होता है, Gmm/r²। mm कैंसिल हो गया, ऐसे तो रिलेशन बना है। तो ये रिलेशन जो बना है G इज इक्वल टू Gmm/r², वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब आपको पता है ये m और ये m कैंसिल हो गया तो रिलेशन बन गया, स्मॉल g इज इक्वल टू Gm/r²। ये मैंने बोला आपको कहां पर है, रिलेशन अर्थ सरफेस पर। जब बॉडी कहां पर है, अर्थ सरफेस पर। लेकिन यदि यही बॉडी एक ही जगह पर कुछ हाइट पर चले जाए, b पर, h हाइट पर, और यदि आपसे पूछूं अब बताओ यहां क्या रिलेशन होगा, तो स्वाभाविक है यहां पर यदि बॉडी आई है, मास है, मास नहीं बदलता है। यहां पर बॉडी होगी तो ये जो अर्थ है, अर्थ का मास कहां कंसंट्रेट है, सेंटर पर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, Gm स्मॉल m अपॉन r+h²। भाई टोटल डिस्टेंस तो देखो ना, अब सेंटर से लेके यहां तक का r+h हो गया। तो यहां न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, बट डिनोमिनेटर देखो बढ़ गया, g की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए जब अपन हाइट पर बोलते हैं तो g ना बोलकर क्या बोलेंगे, g डैश। अर्थ सरफेस पर स्मॉल g की वैल्यू सपोज g है और h हाइट पर कितनी, सपोज g डैश, तो सरफेस पर फॉर्मूला होगा Gm/r², h हाइट पर हो जाएगा Gm/r+h²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें 1 से, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू क्या आएगा, g इंटू m अपॉन r+h² अपॉन Gm/r²। ये Gm क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r² अपॉन r+h²। आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर राइट हैंड साइड में r है और उसका स्क्वायर कर रहे हो, और डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर कर रहे हो, r+h। r के साथ में कुछ बढ़ा दिया तो हमेशा बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर और बड़ा होगा भाई। 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर कौन सा ज्यादा होगा, 5 स्क्वायर। तो यहां पर डेफिनेटली r चूंकि अपन को मालूम है लेस है r+h से, तो r² जो होगा वो भी लेस होगा r+h² से। मतलब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर लेस होगा किससे, डिनोमिनेटर से। जब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर। g डैश इज लेस देन g। व्हाट इज g डैश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट। इसका मतलब हाइट पर जाने पर g की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है। पर इसके अलावा देखो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, इसी को मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता था ना, r+h अपॉन r²। वो जो मैं न्यूमरेटर में ले गया था, न्यूमरेटर में ले जाकर ऐसा कर सकता था मैं। ये जो था ना यहाँ पर r+h, इसको आप r² को, चलिए आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा लिख सकते कि नहीं, ये r² को अपन यहाँ नीचे लाए तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो क्योंकि इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर था। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r+h अपॉन r
टू द पावर ऑफ -2, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हो, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, सेपरेट डिवाइड करोगे तो r बाय आर प्लस h बाय आर पावर -2, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर 1 हो गया तो 1 प्लस h बाय आर पावर -2। इफ h is very less than r, then by binomial theorem g dash upon g is equal to 1 plus -2 h by r। बच्चों आप लोगों ने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है। ये h यदि कम हाइट पर जा रहे हैं आप, अर्थ सरफेस से मात्र कहाँ जा रहे हैं, आप बॉल फेंक रहे हैं, क्रिकेट बॉल फेंक रहे हैं, कितनी हाइट पर फेंक रहे हो भैया, 1 किलोमीटर। सर 1 किलोमीटर, अरे 1 किलोमीटर भी तुम फेंक दोगे ना, तुम्हारे हिसाब से तो बहुत बड़ा है, पर अर्थ के रेडियस के हिसाब से अभी भी बहुत मामूली है। 1 किलोमीटर फेंक नहीं पाओगे, 50 मीटर भी चले जाए तो बहुत है, समझे। तो 1 किलोमीटर आपका मन रखने के लिए मैंने बोल दिया कि चलो मान लो 1 किलोमीटर फेंक दिया। 1 किलोमीटर भी फेंकोगे दी h 1 किलोमीटर, तो अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। 1 को डिवाइड करोगे 6400 से, तो कैसी वैल्यू आ जाएगी, वेरी स्मॉल। और जब ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो बाय बायनोमियल थ्योरम, आप लोगों को पता है बायनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन आपको पता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स। यदि x काफी स्मॉल हो तो आप बायनोमियल थ्योरम से आगे की हाई पावर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं और केवल ये 2 टर्म लिखते हैं। तो डेफिनेटली वही तो यूज किया मैंने, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस n इंटू एक्स। तो मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन गया फिर स्मॉल हाइट्स के केस में, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय r। तो जब ज्यादा हाइट पर जब है, जैसे मान लीजिए आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, g में कितना चेंज होगा वो इससे निकालते हैं। लेकिन जब स्मॉल हाइट के लिए आप केवल दोस्तों को बोल रहे हैं कि ज्यादा दिमाग खराब किया तो उठा के फेंक देंगे, कितना फेंकोगे उसको, या बॉल फेंक रहे हो कितना जी में चेंज आएगा, वो इससे निकालोगे। कम हाइट के लिए ये फॉर्मूला, ज्यादा हाइट के लिए ये फॉर्मूला। कम हाइट पर जी में कितना चेंज होता है, यदि ये निकालना है तो वो फॉर्मूला, और ज्यादा हाइट पे जी में कितना चेंज होता है यदि वो निकालना है तो इससे। क्लियर।